नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार है। पिछले हफ्ते भी मंदी थी और आज करीबन 5 से 6% की गिरावट है। इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है। यूएस के बाजार मेमोरियल डे के लिए आज बंद हैं, तो माना यह जा रहा है कि हम लोअर वॉल्यूम्स लेकिन एग्जैजरेटेड मूव्स यहां पर देख सकते हैं। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर चमक लौटती हुई नजर आई है। सोना 1% तो चांदी में 3% के उछाल के साथ एशियन बाजार में कारोबार। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ONGC के फॉर्मर चेयरमैन RS शर्मा हैं, कार्तिकेय बुलिन के डायरेक्टर दीपक सोनी एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खरीदारी यहाँ पर सोने चांदी के भावों में लौटती हुई नजर आई है और जिस तरह से ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, प्राइजेस की अगर अपने बात करते हैं तो प्राइजेस अभी गोल्ड की और सिल्वर के रेंज बाउंड हो रखे हैं। जो इमीडिएट तेजी हमें देखने के लिए मिली वो जो 9% कस्टम ड्यूटी हाइक हुई उसके कारण मिले। अगर हम देखते हैं तो अभी भी गोल्ड और सिल्वर जो है वो 6 से 7% के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, जो इम्पैक्ट 9% का आना चाहिए था। बट ये प्राइजेस अभी रेंज बाउंड ही रहेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब तक ये जंग वाली सिचुएशंस कुछ और स्लो डाउन नहीं होती है, तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों में बहुत ज्यादा मंदी या बहुत ज्यादा तेजी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर ड्यूटी लगने के बाद हमने प्राइसेस में उठापटक जरूर आते हुए देखी है, लेकिन दीपक जी, ज़्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में इंडियन डिमांड यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर निकली है। आप कैसे देखते हैं ये वाला क्वार्टर? क्योंकि जैन टू मार्च में खरीदारी थी, अप्रैल में हमने अक्षय तृतीया के आसपास खरीदारी जरूर आते हुए देखी थी, लेकिन आप कहेंगे मई थोड़ा सा और स्लो है। आप सही कह रहे हैं मनीषा जी। देखिए, अक्षय तृतीया की सेल्स भी जो है वो मिक्सअप थी। कॉर्पोरेट्स बायर के पास अच्छे बायर थे, स्टैंड अलोन शोरूम्स में जो अच्छे कस्टमर्स लाइन होल्ड करते हैं उनके पास अच्छा व्यापार था। बट अगर हम ये कहेंगे कि पूरी इंडस्ट्री में मैक्सिमम ट्रेडर्स को अच्छा व्यापार मिला, तो ऐसी रिपोर्ट मुझे ग्राउंड लेवल पे मिली नहीं है। तो ये मिक्सअप रिपोर्ट ही थी। और मई में जो 13 मई के पहले जो ड्यूटी हाइक हुई थी, उसके जो एक दिन दो दिन पहले जो प्रधानमंत्री साहब ने सोना नहीं लेने की जो अपील की थी, उसका एक हमें मजबूत असर देखने के लिए मिला है। उसके कारण भी और ड्यूटी हाइक के कारण भी जो है मार्केट स्लो डाउन हुआ है। और ऐसे भी देखिए, मॉनसून जब आता है उस समय फेस्टिवल्स नहीं रहते हैं, शादियों का सीजन नहीं रहता है, तो एक स्लो डाउन हमेशा हमें जून जुलाई के आसपास देखने के लिए मिलता है। मई में सेल्स रहती है, बट इस बार वो सेल्स नादारा थी। तो अगर ये करंट क्वार्टर की बात की जाए पिछले साल के कंपैरिजन में, आपको क्या लगता है किस तरह के नंबर्स देखने को मिल पाएंगे? और जो लोग ले भी रहे हैं, क्या वो ज्वेलरी ले रहे हैं या फिर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी बेहतर है? नहीं मनीषा जी, ये रिपोर्ट्स के थ्रू ये माना जा रहा है कि जो इंपोर्ट है वो इंडिया का ऑलमोस्ट 50% रह जाएगा इस क्वार्टर में। हमें जो है 60 to 70% ज्वेलरी में डिमांड में फॉल देखने के लिए मिला है। और बुलियन की डिमांड भी जो है वो लिमिट हुई है। तो अगर 400 टन के आसपास टोटल हमारा कंजम्पशन रहता है, तो इस क्वार्टर में जो है हमें वो इफेक्ट देखने के लिए मिला है। अराउंड 60% ज्वेलरी की डिमांड कम होने से हमें और बुलियन की डिमांड भी जो है वो ऑलमोस्ट 20 to 25% रह गई है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ग्रे मार्केट में और जो इंपोर्ट्स में है उनके रेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मुझे यहाँ ग्रे मार्केट मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना जो ह्यूज डिफरेंसेस है, इसके कारण ही मुझे लगा कि मुझे ग्रे मार्केट यहाँ मेंशन करना चाहिए। दीपक जी, कितना डिफरेंस है एज ऑफ नाउ ग्रे एंड ऑफिशियल मार्केट में? मनीषा जी, ग्रे मार्केट और ऑफिशियल मार्केट में आप मान के चलिए पर केजी में 12 to 13 लाख रुपीस का डिफरेंस है, जो प्रॉपरली ऑफिशियल मार्केट को पूरी तरीके से डैमेज कर रहा है। क्या चांदी में भी इस तरह की मार्केट है? जी, चांदी और डिस्काउंट्स पे ही अवेलेबल है ग्रे मार्केट में। चांदी में किस तरह की डिमांड है एज ऑफ नाउ? चांदी में मनीषा जी, जो चांदी के गिफ्टिंग्स जो होते थे शादियों के समय पे, देखिए वो ऑलमोस्ट
बंद है। तो अब चांदी एज ए गिफ्टिंग जो ट्रेडिशन था वो बंद होके एज ए इन्वेस्टमेंट टूल्स की तरफ ही चांदी बढ़ी है। और जो ये प्राइजेस के कारण ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे हम को कुछ नया इनोवेशन लाना पड़ेगा सिल्वर में, अगर हम गिफ्टिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो नए इनोवेशंस लेके आना होगा। चांदी की जो यूजली कंजर्वेटिव मार्केट है वहाँ पे ऑफ कोर्स हमने गिरावट आते हुए देखी है। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहाँ पर नहीं है जहाँ तक बाइंग की बात है इंडियन मार्केट्स में गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर। ज्वेलरी उन्होंने कहा 60% तक वो मार्केट गिर चुकी है। जहाँ तक बुलियन की बात है वो मार्केट 20 से 25% तक सिर्फ बची है यहाँ पर, और एक बहुत बड़ा गैप हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है ग्रे एंड ऑफिशियल मार्केट्स के बीच में, सोने और चांदी दोनों में ही। तो ऑब्वियसली थोड़ी सी वहाँ पर डिस्पैरिटी बनती हुई नजर आई है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर के मार्केट्स को, और कैसा लगता है आपको यहाँ पर प्राइस व्यू? हेलो मनीषा जी। मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो ऑप्टिमिज्म बना है वो मेनली ऑन अकाउंट ऑफ ऑयल, जो हमने पिछले हफ्ते ही डिस्कस किया था दैट कुछ ना कुछ आना चाहिए जिससे सेंटिमेंट चेंज हो, बिकॉज यूएस की बॉन्ड जो पेस में बढ़ रही थी दैट वाज अ वेरी बिग वरी फॉर देम। कहीं ना कहीं बैकफुट पे आके इनको डील करनी होगी ईरान के साथ, और यही नैरेटिव पे वर्ल्ड की पूरी मार्केट रिजॉइस कर रही है इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ से और $100 $125 बढ़ने का जगह है, $100 to $125। 4650 4700 ऐसे लेवल आपको गोल्ड में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने मिल सकते हैं। सिल्वर भी मुझे ऊपर ही लग रहा है, $84 $85। बट राइट नाउ दिस इज ऑल सेंटिमेंट ड्रिवन रैली। द एक्चुअल डिमांड फ्रॉम द ETF also remains sluggish. The actual demand from the jewelry also remains sluggish. इसीलिए ये रैली बहुत ज़्यादा लंबी यहाँ से तेजी होती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक और थोड़ा सा पुल बैक सेंटिमेंट चेंज होने के कारण हमको देखने मिलेगा, बट बड़ा तेजी यहाँ से एकदम जैसे $90 $95 सिल्वर या $5-8 गोल्ड ऐसा माहौल अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। रुपए में कैसे देखते हैं कुणाल, क्योंकि यहाँ पर एक पिछले 3 सेशन में एटलीस्ट हमने एक रिबाउंड यहाँ पर बनता हुआ देखा है, कितना सस्टेनेबल? I think it's sustainable because if the oil prices continues to remain lower, okay, the rupee का जो directional move है, मैंने जैसे लास्ट आई थिंक थर्सडे और फ्राइडे को हमने जो शो किया था उसमें कहा था कि ये जो 97 का जो लेवल है वो पीक आउट हो गया है ऐसा लग रहा है फिलहाल, और नीचे में एक बार 9450 94 तक जाने के चांस है। और सेम वी स्टिक टू एंड वी रीट्रेड दैट इज आवर व्यू। और मेरी राय में रुपी वी हैव सीन द वर्स्ट, अभी ग्रेजुअल रिकवरी इज ऑन अंडरवे। ऑलराइट, तो यानी कि कुछ रिकवरी यहाँ पर रुपए में देखने को मिल सकती है। जहाँ तक सोने चांदी की बात है ऑफकोर्स चॉपीनेस यहाँ पर जारी रह सकती है, लेकिन मेजर मुद्दा यहाँ पर ऑफकोर्स कच्चे तेल का है, जहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल कारोबार है। हमारे साथ ONGC के फॉर्मर चेयरमैन RS शर्मा जुड़ चुके हैं। मिस्टर शर्मा बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कच्चे तेल पे बात करें उससे पहले जिस तरह की प्राइस हाइक्स हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखी हैं, 4 लगभग 15 मई से 25 मई तक के बीच में ₹7.5 तक का यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है ओवरऑल ऑन एन एवरेज, पेट्रोल डीजल दोनों में ही। सबसे पहले तो इससे आप कैसे देखते हैं गिवन द फैक्ट कि कच्चे तेल में अच्छी खासी तेजी है और आगे जाकर इसके इम्प्लीकेशन, और आपको लगता है कि यहाँ से और तेजी अभी फ्यूल हाइक्स में बाकी है? बिल्कुल मनीषा, अभी अंडर रिकवरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की काफी ज्यादा है और दे करंटली दे आर ब्लीडिंग। आई एम सॉरी टू से, अभी जितना उनको रिलीफ दिया गया है ये काफी नहीं है। तो कैसे उसका अंडर रिकवरीज को पूरा करेंगे, कितनी और कंज्यूमर के ऊपर बर्डन डालेंगे, ये सरकार क्या इसके बारे में सोच रही है? तो मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। तो बट ये जरूर है कि इतना प्राइस इंक्रीज जो इतना हुआ है इन कंपनीज के लिए काफी नहीं है। इनको किसी दूसरे ढंग से कंपेंसेट करने की सरकार सोचना चाहिए, जैसे ऑयल बॉन्ड्स वगैरह पहले दिए गए थे। देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड एबनॉर्मल सिचुएशन है, तो सरकार को डिसीजन भी उसी हिसाब से एबनॉर्मल डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो उसमें ये है कि इसको जो इस वक्त जो पेन है इस वक्त उसको स्टैगर करने के लिए एक ही तरीका मैं सोचता हूँ जो कि सरकारें पहले भी कर चुकी हैं, ऑयल बॉन्ड्स देके
उसका जो अभी जो इकोनॉमी पे जो बर्डन है वो स्टैगर हो जाएगा आगे कुछ साल में। और अभी बैंकिंग सिस्टम हमारा काफी स्ट्रांग चल रहा है, ऑयल बॉन्ड्स वगैरह से कंपनियां वहां से जो है फिनांस करके अपना बॉटम लाइन को ठीक कर सकती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म का अभी कोई स्टेप्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। बाकी तो जो कुछ हो रहा है, जो प्राइस इंक्रीज है, ये तो इमिनेंट है, इतनी तो करनी पड़ेगी। मिस्टर शर्मा, जो मिनिमम इंक्रीज हमने फ्यूल प्राइस में आता हुआ देखा है वो शायद इंडिया से ही है, डिलेड एंड लेस। आप जैसे आपने कहा बहुत कुछ और यहाँ पर और करने की ज़रूरत है। आगे जाकर अगर हम फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैथ्स भी अगर यहाँ पर देखें, 7.5 रुपए की बढ़त देख चुके हैं, आपको लगता है उतनी ही और तेजी शायद आने वाले महीनों में देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, पर इसका आप ये समझिए कि उसका इकोनॉमी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो सरकार जिस हिसाब से बहुत समझ बूझ के हिसाब से पिछले 2-2.5 महीने सरकार ने जैसे निकाले हैं, पिछले 3 महीने अभी तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, उसी समझ बूझ को देखते हुए सारा बर्डन कंज्यूमर पे डालना भी ठीक नहीं होगा। उससे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगा, लोगों में वैसे भी माहौल जो है वो ठीक नहीं होगा, काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस होंगी। तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे होगा। उसको लेसन करने के लिए करंट सिचुएशन में जो माहौल है, इसको स्टेगर करना चाहिए आगे के कुछ सालों में। और वो तरीका एक मैं सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स के जरिए सोच सकता हूँ, दूसरा तो मुझे पता नहीं सरकार क्या सोचे। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, आप कहेंगे इंडियन मार्केट्स के लिए इन एनी सेंस ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बिकॉज स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स एक बहुत बड़ी चिंता थी, टॉकिंग पॉइंट था वर्ल्ड ओवर, और इंडिया में हम जानते ही हैं कि रिजर्व्स यहाँ पर कम है। तो वो एक चीज़ बढ़ाने के साथ साथ और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट हमें और क्या लर्निंग्स दे गया? देखिए मनीषा, बहुत कुछ करने को, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अभी कितने दिन के लिए है? 19-20 दिन के लिए है। बाकी ऑयल रिफाइनरी जो है अपना स्टॉक रखती है वो है। और गुड थिंग इज अभी ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोन बंद तो हो गया है, बाकी दूसरे जगह से क्रूड हमको मिल रहा है। दुनिया में इस वक्त सप्लाई डिमांड की जो सिचुएशन है, जो क्रूड प्राइसेस की, काफी कंफर्टेबल है, सप्लाई के फेवर में, सप्लाई बहुत है। तो ये कमी दूसरी जगह से पूरी हो रही है। सिर्फ ये है कि प्राइसेस काफी ज्यादा हो गए हैं, और जो वेनेजुएला से, यूएस से, जो और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो ऑयल आ रहा है, उसकी लैंडेड कॉस्ट काफी ज्यादा है, उसका शिपिंग टाइम काफी ज्यादा है। तो वो बर्डन रिफाइनरीज कैसे अब्जॉर्ब कर रही हैं, उसके बारे में अभी कुछ इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है। तो पर मैं समझता हूं कि लुकिंग टू माय पास्ट एक्सपीरियंस, काफी तकलीफ वाला टाइम इस वक्त मिल रहा होगा आईओसी, एचपीसी, बीपीसी को। तो उनको रिलीफ देना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो ब्लीड कर रही हैं, और ये कंपनियां मैं हिस्टोरिकली देख रहा हूँ कि दे वर्क एज शॉक एब्जॉर्बर्स फॉर द इकोनॉमी। जब तकलीफ के दिन होते हैं ये सस्टेन करती है, पर शॉक अब्जॉर्बर भी कितना अपने आप का लोड ले पाएगा, उसको भी ऑयलिंग की जरूरत होती है। तो इस वक्त बहुत जरूरत है इन कंपनियों को सपोर्ट देने के लिए। पॉइंट टेकन। एज ऑलवेज मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे व्यूअर्स के साथ यहाँ पर डिस्कस भी करने के लिए। मैं जहाँ तक कच्चे तेल के नियर टर्म की प्राइसेस की बात है, कुणाल, वो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि पिछला हफ्ता गिरावट वाला था, आज अनएक्सपेक्टेड लाइंस हमने एक गैप डाउन ओपन ज़रूर देखा है, अब इसके बाद क्या? are going to see more pressure. जैसे जैसे ये हफ्ते में आगे हम जाएंगे, हमको एक ही चीज समझना है अभी कि ये जो भी डील नो डील जो चल रहा है, उसके पीछे का एसेंस क्या है? उसके पीछे का एसेंस ये है कि पूरे विश्व की सब बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, बिकॉज द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इज शूटिंग अप। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन प्राइमरी जो बढ़ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ हॉर्मुज, और बिकॉज ऑफ द ऑयल की जो सप्लाई कम हो गई है 15 मिलियन बैरल की। दीज आर द टू मेन रीजन। तो जब तक हॉर्मुज ओपन नहीं होता है, तब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ सकता है मीनिंगफुली। तो अभी जो मार्केट में यूएस में 2 महीने बाद मिड टर्म इलेक्शन है, तो ये 2 महीने में अगर इन्फ्लेशन हाई होता है
तो ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग जो ऑलरेडी 36% है वो कम होके 15-20% पे रह जाएगी। सो ट्रम्प से आपको बैकफुट पे आके कोई भी ईरान से डील करनी पड़ेगी, यही नैरेटिव प्ले होता हुआ नजर आएगा हमें। बॉन्ड डील यहाँ से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, इसके लिए भी ये डील करनी पड़ेगी। तो मेरी राय में ब्रेंट इज हेडिंग टूवर्ड्स $92-93, WTI इज हेडिंग टूवर्ड्स $88 काइंड ऑफ लेवल्स। सो कुल मिला के कोई तेजी का ध्यान नहीं लग रहा है, हर उछाले पे बेच के काम कीजिए। और कच्चे तेल में इवन दो राइट नाउ सप्लाई क्रंच है, बट यूएस को डील करनी ही पड़ेगी ईरान के साथ, ये अजम्पशन लेके मैं आई एम स्टिकिंग आउट माय नेक एंड सेइंग दैट इट विल फर्दर गो डाउन। पॉइंट टेकन। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ कुणाल हमें कहते रहे कि यूएस ईरान की डील करनी ही होगी। ऑफ कोर्स कितने दिन लगेंगे वो एक चीज़ देखने के लिए है, लेकिन एक हाई पॉइंट यहाँ पर शायद क्रूड बना चुका है और कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ से भी आती हुई। वेल, इसी के साथ ब्रेक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुड़ेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री, दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स, जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद कल सुबह 10 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अगर आप इस भव्य समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और अपनी सीट पक्की करें। को